जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गांधी युग जो कि 1917 से 1947 तक है, तो गांधी युग के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि आगे पहले एग्जाम में आ चुका है और आगे एग्जाम में आने की संभावना है, तो उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में आए हैं और फ्यूचर में कभी ना कभी भविष्य में एग्जाम में आने की संभावना, उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? बताइएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, चंपारण से, जो कि बिहार जिला में पड़ता है। बिहार जिला में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। फिर आता है कि चंपारण किसके बुलावे पे आए थे महात्मा गांधी? तो चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे बिहार के चंपारण जिला में। चलिए समझ गए होंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल होगा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए डिटेल में दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था, जो कि बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था, चंपारण जिला में हुआ था बिहार में। इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह सत्याग्रह जो है 1917 में शुरू हुआ था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ था। नील नीति के खिलाफ ये सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइएगा। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। और किस डेट में? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो इसीलिए हम सब 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक साल 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 1919 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1919 में क्या हुआ था? तो ये मार्ले मिंटो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 में मार्ले मिंटो आया, 1909 में मार्ले मिंटो आया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है उसी क्वेश्चन को। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी भी बताएं। वे मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इस दिन को प्रवासी भारतीय के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बताइएगा। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का शुरुआत किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और इसका स्थगन कैसे हुआ था? ये असहयोग आंदोलन बंद कैसे हुआ था? तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इसी कारण से महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन आता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 4 या 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भारत छोड़ो आंदोलन है, तो ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, 4 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था और उन्हें स्वशासन देने के लिए राजी करना था। 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के समय क्या हुआ था? 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के समय क्या हुआ था? तो ये दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और ये ऊपर में दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और चौरी चौरा की घटना 1922 में हुआ था, 1922 में। आगे है, ये देखते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, पूछता है कि कितना अनुयायी उनके साथ था, तो 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए मार्च शुरू किया था। यह 24 दिनों तक चला था। क्वेश्चन ये भी आता है कि कितना दिनों तक चला था? तो 24 दिनों तक चला था। इस मार्च को नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी और उनके समर्थकों ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। चलिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है, तो उसको भी देखते जाइएगा। गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा निम्नलिखित की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थी। बताइएगा कि गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा है जो शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थी। किस शिक्षा से? तो ये हेनरी डेविड थोरो के शिक्षा से अधिक प्रभावित थी। देखिएगा, ये जेल में रहते हुए गांधी जी ने 19वीं सदी के अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थोरो का निबंध
अवज्ञा पढ़ा। उन्होंने संस्कृत शब्द सत्याग्रह यानी कि सत्य के प्रति समर्पण, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दी। अगला क्वेश्चन है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव अपनाया था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव अपनाया था, तो ये लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव, लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे 1929 के अधिवेशन में, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये किए थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और क्वेश्चन ये भी आता है कि पूर्ण स्वराज की किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था, तो ये 1929 के अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल में। ये देखिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की लाहौर में बैठक हुई थी। लाहौर अधिवेशन के दौरान भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 1929 के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह तो ये चंपारण सत्याग्रह अभी कुछ देर पहले देखे थे हम सब, कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कहाँ पे, तो चंपारण जिला में, जो कि बिहार में पड़ता है। तो पूछ रहा है कि दूसरा सत्याग्रह कौन सा था, तो ये अहमदाबाद मिल हड़ताल था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। देखिए क्या लिखा हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। भारत में गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया दूसरा आंदोलन था। मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि मजदूर मिल मालिकों द्वारा प्रस्तावित 20% के मुकाबले 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, इसीलिए यह आंदोलन हुआ था, इस हड़ताल हुआ था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, बताइएगा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। ये देखिए विंस्टन चर्चिल ने मोहनदास करमचंद गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जबकि गांधी जी ने इस अभिव्यक्ति को एक प्रशंसा के रूप में लिया था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को फकीर बोला, फिर भी महात्मा गांधी ने इस बात को गुस्सा में नहीं लिया, बल्कि प्रशंसा के रूप में लिया था इस बात। आगे है चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसमें महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से ही हैं, और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों शामिल थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नीचे दिया हुआ है कौन कौन शामिल थे। जो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने वाले कुछ लोग ये रहे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे, मजहरूल हक थे, एन जी रंगा थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो इतना ऑप्शन में से मतलब कुछ भी ऑप्शन में रहेगा, इतना में से इन सारे नाम में से ऑप्शन में कुछ भी रहेगा तो देख के लगा देंगे कि हाँ ये लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताइएगा महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हमारे देश के राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखे हैं, जन गण मन को लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और बहुत सारे, ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनेता और समाज सुधारक थे। वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने गोखले के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। क्वेश्चन ये है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रवास के दौरान कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो कौन सा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, तो समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। कुछ देर पहले ऊपर क्वेश्चन आया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो उसका आंसर था 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 17 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। देखिए क्या है, इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए किया था। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में जो भारत के लोग रह रहे थे तो उनको समस्या हो रहा था, उनके समाधान के लिए किया था। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को क्या उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है मोहनदास करमचंद गांधी को कौन सा उपाधि दिया था, तो ये महात्मा कहे थे। सरदार की उपाधि दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो उसी में बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को बोला था सरदार, उसी में सरदार की उपाधि मिला था। बाबू कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जाने जाते हैं हमारे देश में। चलिए आगे क्या है,
1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को लिखे एक पत्र में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, उसमें महात्मा कहकर संबोधित किया था। टैगोर ने गांधी जी के आध्यात्मिक और नैतिक गुणों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्हें महात्मा कहा था। आगे आइए, गांधी इरविन समझौता किस घटना से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किस घटना से संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। इस समझौता पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को इस पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन मिलकर किए थे। चलिए, गांधी जी ने किस वर्ष में हरिजन आंदोलन शुरू किया था? हरिजन आंदोलन कब शुरू किया था? तो यह 1932 में गांधी जी ने हरिजन आंदोलन शुरू किया था, 1932 में। सी ऑप्शन सही होगा। आइए, महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत 1932 में की थी। 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। आगे है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की थी? ग्रामोद्योग, तो ये 1934 में किए थे, 1934 में। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 14 दिसंबर 1934 को वर्धा के महिला आश्रम के ऊपरी कक्ष में की थी। इस संघ से ही महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान एमगिरी की शुरुआत हुई थी और इस संघ के पहले अध्यक्ष थे कृष्णदास जाजू थे, कृष्णदास जाजू। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने पुनः संधि कब हस्ताक्षर किए थे? पुनः समझौता कब हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच? तो ये 1932 में हुआ था, 1932 में, 24 सितंबर 1932। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता ब्रिटिश सरकार के 4 अगस्त 1932 के नस्लीय पुरस्कार के जवाब में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था? अब ऊपर में बताए थे साथियों कि 1929 के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ये कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था और इसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। डू और डाई, करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गया था। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था 1932 में, 20 सितंबर 1932 को। तो ये किसके विरोध में किया था, किसके खिलाफ किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में किया था, कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में किया था महात्मा गांधी ने आमरण अनशन, जब ये जेल में थे। महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरबदा जेल में अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन दिए जाने के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था। रोलेट एक्ट कब किस वर्ष लागू हुआ था? रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1919 में, ऊपर भी ऑप्शन आया था, बता दिए थे। और 1909 में होता है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। देखिए, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। ये रोलेट एक्ट जो कानून आया था, इसके तहत कोई भी व्यक्ति को पकड़कर अनलिमिटेड मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं था, अनिश्चित समय के लिए जेल में डाल दिया जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस कानून को विरोध किया था और रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह का शुरुआत किया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रॉलेट सत्याग्रह का शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में क्यों निलंबित हुआ था? ऊपर में भी क्वेश्चन आया था, बता दिए। चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन ये निलंबित हुआ था। ये 4 या 5, कहीं पे 4 ऑप्शन रहता है, कहीं पे 5 रहता है। तो जहाँ पे 4 रहेगा तो 4 फरवरी, नहीं तो 5 रहेगा तो 5 फरवरी। जो रहेगा ऑप्शन वही आंसर मारिएगा, वही आंसर लगाइएगा। तो क्यों निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन? चौरी चौरा कांड के चलते। गोरखपुर में बहुत सारे सैनिकों को जला दिया गया था। ये देखिए, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौराहा में पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकने की कोशिश की। इसके बाद गुस्साए भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी झुलस गए। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि ये हिंसात्मक होने लगा था। 22 पुलिसकर्मी जल गए थे। गांधी जी को लगा कि प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आगे है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? अभी ऊपर ऑप्शन आया था, तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने
ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। पूछेगा कब कहा था, कैसे कहा था, तो ये देखिए, संदेश प्रसारित किए थे रेडियो पर सिंगापुर से 6 जुलाई 1944 को। महात्मा गांधी को उसी में राष्ट्रपिता कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा था क्योंकि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और उन्होंने देश को एकजुट किया था, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? महात्मा गांधी का आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका आत्मकथा है? तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है साथियों। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये 388 किलोमीटर। डिस्टेंस भी पूछता है। ऊपर में दिया गया था कि अनुयायी कितने थे गांधी जी के साथ, तब गांधी जी एक और इधर 78 अनुयायी इनके साथ में थे। और पूछता डिस्टेंस, तो 388 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? किस कानून को? रोलेट अधिनियम को काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह चलाया था। यह आंदोलन अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला बड़ा संगठित आंदोलन था। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? ये कैसरिया हिंद की उपाधि दिया था, जिसे महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। देखिए आगे, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरिया हिंद की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? बताइएगा किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। इस आंदोलन में अनशन पे बैठ गए थे। ये देखिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। यह हड़ताल मार्च 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने कपड़ा मिल श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की थी। कपड़ा मिल में जितने लेबर थे उनके समर्थन में ये किए थे, सपोर्ट किए थे, आंदोलन किए। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये एक बार बने थे। कब बने थे साथियों? तो ये 1924 में बने थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बेलगांव हुआ था। बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। तो उसी समय महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है। या तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में अगला कोई भी आने वाला एग्ज़ाम रहेगा, उसमें क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, 1924 में कर्नाटक के बेलगाम शहर में ऑल इंडिया कांग्रेस के 39वें सेशन के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ये कर्नाटक में पड़ता है। आयोजित करने का मौका मिला था। यही एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो ये 1909 में किए थे हिंद स्वराज की रचना। और 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई पुस्तक है, जो गांधी विचारकों के बीच गीता जैसा महत्व रखती है। गीता के जैसा महत्व रखती है हिंद स्वराज। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। इसकी स्थापना साल 1904 में किया गया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? तो ये 1918 में चलाया था। 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल भी हुआ था। और 17 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। 1919 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सारे ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा ये सब पॉइंट। महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन यानी कि खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को शुरू किया था। आइए आगे देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? साथियों, ऊपर में बताए थे महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद किन के द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इनकलाब जिंदाबाद चंद्रशेखर आज़ाद।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने यह नारा 8 अगस्त 1942 के बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में दिए अपने भाषण में, भारत छोड़ो भाषण में दिया था। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो वो कौन सा स्टेशन है जहाँ पे बाहर फेंका था? तो ये पीटर मैरिट्सबर्ग है। इसी स्टेशन पे महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। उसी के बाद गांधी जी ने वहाँ पे, ये देखिए, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। यह घटना साल 1893 में हुई थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन आता है कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी। क्यों किया गया था? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले के बीच में बहुत बड़ा ये चल रहा था संघर्ष, इसलिए गांधी जी को काला जानकर ट्रेन से उतार दिया गया था। तो उसके बाद ये देखिए, इसी घटना के बाद गांधी जी को नीचे फेंका था। उसी के बाद गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। देखिए, दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 की अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? ये रिक्रूटमेंट सार्जेंट कहा गया था। रिक्रूटमेंट सार्जेंट कहा गया था, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को शामिल होने के लिए कहा था इस युद्ध में। गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में घोषित किया था? मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने, ये टाइम अलग है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष घोषित किया था मैन ऑफ द ईयर गांधी जी को? तो ये 1930 में घोषित किया था। 1930 में घोषित किया था उन्हें। ये देखिए, टाइम मैगजीन ने साल 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। 1930 में नमक सत्याग्रह के बाद टाइम मैगजीन ने पहली बार गांधी जी को अपने कवर पर संत गांधी शीर्षक से छापा था। गांधी जी का शीर्षक पे टाइटल दिया था संत गांधी। अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने ऑपरेशन शून्यकाल शुरू किया था। इसी के दौरान हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि किसको कहाँ रखा गया था। देखिए, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को रात 12 बजे महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था ताकि ये आंदोलन दब जाए। निम्नलिखित में से किसे गांधी द्वारा अजात शत्रु कहा गया था? अजात शत्रु तो राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनको अजात शत्रु के रूप में गांधी जी के द्वारा कहा गया था। आइए, महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु नहीं है। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये क्रिप्स मिशन को, महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने। आगे क्वेश्चन है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ब्रिटिश सरकार ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। साथियों, अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूछता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? तो ये पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा 1932 में। तीनों याद रखिएगा, 30, 31, 32। और किस आंदोलन में? देखिए, तीनों हुए थे 30, 31, 32 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर ने, और महात्मा गांधी ने सिर्फ 31 वाला सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तेज बहादुर सप्रू भी तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। ये सम्मेलन 30 से 32 के बीच में लंदन में हुए थे। 30, 31, 32। 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। साथियों, याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा कौन से समाचार पत्र संचालित किए जाते थे? गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र संचालित किए जाते थे? तो ये यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का, नवजीवन, हरिजन भी है, ये सब समाचार पत्र हैं। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किए जाते थे। चलिए ये देखिए डिटेल में। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया नाम का साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की थी। कौन सा यंग इंडिया था? साप्ताहिक पत्रिका था और अंग्रेजी भाषा में था। गांधी जी ने 1933 में हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। 1933 में हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्र शुरू किया था और 1929 में नवजीवन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना तो 1915 में।
साबरमती आश्रम 1915 में स्थापित किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को 15 को ही आए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और 1915 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कोरचवा क्षेत्र में स्थापित किया था साबरमती आश्रम। और 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारे पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया था। 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारे पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया था। देखिए, महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए। वैष्णव जन थे तेने कहिए महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन था। तो ये किसने लिखा इस वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन को? तो यह नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है, नरसिंह मेहता के द्वारा। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव का संकल्प लिया था? पाकिस्तान प्रस्ताव का संकल्प मुस्लिम लीग ने किस वर्ष लिया था? तो ये 1940 में लिया था, 1940 में लिया था। आगे लाहौर प्रस्ताव, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक लाहौर पंजाब में अपने 3 दिवसीय आम क्षेत्र के अवसर पर अपनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, बापू। आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी और टैगोर ने गीतांजलि के लिए साल 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से मिला था, गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यह सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई व्यक्ति थे, पूरा एशिया में पहला व्यक्ति थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। आगे देखते हैं साथियों। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कब की थी? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कब किए थे महात्मा गांधी? 1910 में किए थे, 1910 में। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना साल 1910 में की थी। यह आश्रम दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में था, दक्षिण अफ्रीका के ये आश्रम। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? बताइएगा। सरोजिनी नायडू के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने कहा था। आयरन लेडी इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। ये देखिए, महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू की वकीलों कविताओं में रंग, कल्पना और काव्यात्मक गुणवत्ता थी, जिसकी वजह से उन्हें उपाधि दी गई थी। क्यों दिया गया था? तो इसलिए रंग, कल्पना और काव्यात्मक गुणवत्ता थी, इसकी वजह से उन्हें भारत का कोकिला कहा गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी कितने वर्षों तक साउथ अफ्रीका में रहे थे? बताइए। गांधी जी कितने वर्षों तक रहे थे? तो ये 21 वर्षों तक रहे थे, 21 वर्षों तक रहे थे। 21 वर्षों तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में करीब 21 साल बिताए थे। वे 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। 1893 में गए थे और 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? बताइएगा। महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय के रचना से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय के रचना से प्रभावित है। और ये डिटेल में देखते हैं इधर। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन की रचनाओं से बहुत प्रभावित है। गांधी जी को लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू से बहुत प्रभाव मिला था। इस किताब में ईसा मसीह द्वारा प्रचारित अहिंसा के सिद्धांत शामिल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सर्वप्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 तक चला था। महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे, जबकि ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुना था। पहला सत्याग्रही कौन थे? तो पहला हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट, विनोबा भावे पहले हो जाएंगे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। ये देखिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के सम्मान में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो